अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब, मैं हूं आपके साथ सैफान खान। नाज़रीन, 6 जुलाई 2018 इलेक्शन से चंद हफ्ते कबल मरीम नवाज साहिबा एवेंफील्ड रेफरेंस के अंदर इनकी कन्विक्शन होती है, जिस फैसले के अंदर 7 साल सजा इन्हें, 1 साल कैप्टन सफदर को और 10 साल सजा साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब को होती है। इस फैसले के रेफरेंस में जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट की तरफ से बाकायदा लिखा जाता है कि वो इन्वॉल्व हैं कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स में और ही वाज इंस्ट्रूमेंटल इन कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स ऑफ हर फादर्स। फिर उसमें मजीद ये बताया जाता है कि शी असिस्टेड, शी अबेटेड, शी एडेड, शी अटेम्प्टेड, शी एक्टेड इन द कॉन्स्पिरेसी टू हाइड हर फादर एसेट्स। और ये फैसला सामने आता है, जिसके बाद इनकी कन्विक्शन होती है और फिर उसके बाद तकरीबन 5 साल के लिए कहा जाता है कानूनी तौर पर वो इलेक्शन कंटेस्ट करने के काबिल नहीं रहती। और इस दौरान नैब की कार्रवाइयां, नैब के मुख्तलिफ केसेस, आज इस पहलू पर जरूर बात करेंगे इस प्रोग्राम में कि नैब ने रेफरेंस तो बनाए, लेकिन नैब का प्रोसिक्यूशन उन रेफरेंसेस को अदालत में साबित क्यों ना कर सका। क्या पाकिस्तान के एहतसाब के निज़ाम पर बड़े संगीन नौयत के सवालात इस बरियत के बाद आज उठेंगे, ये भी बड़ा अहम सवाल है। और सियासत में क्या होने जा रहा है, आखिरकार क्या इसके सियासी असरात होंगे और बहुत शदीद होंगे, क्या पंजाब में होंगे, पूरे मुल्क में होंगे, किस तरह इसके सियासी असरात होंगे, इस पर भी आज प्रोग्राम में बात होगी। सब में पहले आपको ये सुनवाते हैं कि मरीम नवाज साहिबा ने आज इस अपने फैसला आने के बाद जो गुफ्तगू क्या थी। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। कि अल्लाह ताला ने आज नवाज शरीफ साहब को सुरखरू किया। मेरी बात तो बहुत बाद में आती है, लेकिन आज जब मैंने जजेस के रिमार्क्स सुने और जब मैंने आज बिल्कुल रिवर्सल होते देखा एक चीज़ का, झूठ बोला, बुहतान लगाया, 6 साल इसी में गुजर गए। आजमाइश थी, लंबी थी, लेकिन अल्लाह ताला ने आज सुरखरू किया। और झूठ की शेल्फ लाइफ होती है, कुछ साल भी हो सकती है, लेकिन झूठ का इख्तिताम इसी तरह होता है जिस तरह आज हुआ। मेरा ये नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की तारीख में कोई भी ऐसा सियासी लीडर आया है जिसका इतना कड़ा एहतसाब हो, जिसके ऊपर इतनी बड़ी मुश्किलात के पहाड़ टूटे हों। कोई सियासी लीडर इस किस्म के एहतसाब से नहीं गुजरा। और इसके साथ साथ आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी अहम सवालात उठे। उन्होंने कहा जी कि जो एहतसाब का निज़ाम इस्तेमाल हुआ शरीफ खानदान के खिलाफ, वो आज की बरियत के बाद, इस फैसले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उसके ऊपर एक तमाचा है और बड़े कड़े सवालात हैं कि किस तरह एहतसाब होता रहा, किस तरह ये लोग गिरफ्तार होते रहे, रेफरेंसेस बनते रहे, अदालत में साबित हुए भी, लेकिन बहुत से ऐसे रेफरेंसेस ये सामने आया है जो प्रोसिक्यूशन साबित ही नहीं कर सकी। नैब ऑलरेडी हमने देखा है कि इस पर उसको कहा जा रहा है कि रिडंडेंट हो रहा है। नैब के बारे में यह है कि उस पर हैवी रेगुलेटरी मैकेनिज्म आ जाएगा सामने उसको ओवरसी करने के लिए। लेकिन आज के फैसले से नैब की कारकर्दगी और नैब के मुस्तकबिल के हवाले से भी इस पर इसने संगीन सवाल उठा दिए। पहले नजर डाल ले आज जब इल्जामात से मरीम नवाज साहब बरी हुई, आज समात में क्या अहवाल रहा, जजेस के, ऑनरेबल जजेस के रिमार्क्स क्या थे, नैब प्रोसिक्यूटर के रिमार्क्स क्या थे। आज की समात जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है पर मुश्तमिल पर 2 रुकनी बेंच ने की, दोनों ऑनरेबल जजेस थे। इस पर नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी साहब ने कहा जी कि मैंने पहले ही बताया था कि नेल्सन और नेस्कोल कंपनियां कब बनी, फिर बताया कि इन कंपनियों ने ये प्रॉपर्टीज कब खरीदी। इस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने शरीफ फैमिली का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने इनकार किया है कि ये प्रॉपर्टीज 1993 से उनके पास है। वो कहते हैं, जिस पर ऑनरेबल जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि वो कहते हैं कि प्रॉपर्टीज साल 2006 में कतरी फैमिली से सेटलमेंट के बाद उनके पास आई। जस्टिस मोहसिन अख्तर साहब ने रिमार्क्स दिए कि सारे केस में इन तमाम मुल्जिमान को तो कुछ कहना ही नहीं चाहिए था, ये केस तो आपने साबित करना था। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आपका केस शायद ठीक हो, मगर आपको साबित करने में आप इसको नाकाम रहे हैं और हम सिर्फ पब्लिक नॉलेज या किसी की सुनी सुनाई बात पर फैसला नहीं सुना सकते। मरीम नवाज साहिबा पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, इसलिए उन पर असासों का केस नहीं बनता था, जस्टिस आमिर फारूक ने कहा। मरीम नवाज साहिबा को इस केस में 7 साल की सजा जो थी उसको कालादम करार दिया गया और एवेंफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ साहब को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। नाज़रीन, ये अहम तरीन केस और इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में इस पर भी गुफ्तगू होगी कि साइफर के हवाले से इमरान खान साहब की ऑडियो लीक के बाद जो उसके बाद की सियासत है, जो बयानात आए हैं, उस पर भी रोशनी डालेंगे और साथ साथ क्या आला तरीन GIT बननी चाहिए, क्योंकि इस ऑडियो लीक के बाद
जो मंजरनामा सामने आया है, जो उनका बयानिया बेनकाब हुआ है, क्या इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए? इस सवाल को भी हम प्रोग्राम में उठाएंगे, लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं। इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ पैनल भी होगा और अहम तरीन सवालात होंगे, एहतसाब के निज़ाम पर अहम सवालात होंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात इस तरह शहबाज शरीफ साहब ने उठाया कि एहतसाब के निज़ाम पर तमाचा है आज की बरियत। इसी से आगाज करते हैं। मोहसिन बेग साहब सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज़ेनिगार साथ मौजूद हैं। आसिम मुमताज़ साहब साबिक प्रोसिक्यूटर नैब साथ मौजूद हैं। मोहसिन बेग साहब, ये फिर अकाउंटेबिलिटी और ये सारा जो एहतसाब का था, आज उस पर कितना कड़ा और कितना संगीन सवालात उठ गए हैं आपकी नज़र में मोहसिन साहब? बहुत शुक्रिया जी। बेसिकली सवालात तो बहुत सारे हैं और बहुत पहले से उठ रहे हैं। एक्चुअली जिस तरीके से नैब को इस्तेमाल किया गया पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए और पॉलिटिकल मोटिवेटेड जो केसेस बनाए जाते हैं, उसमें प्रोसिक्यूशन कोर्ट ऑफ लॉ में एविडेंस प्रोड्यूस करना उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि केस जब बनाए जाते हैं उस वक्त प्रोसिक्यूशन को साथ नहीं रखा जाता ताकि उनसे राय ली जा सके कि ये केस बनता है या नहीं बनता। लेकिन क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स में ऐसा हुआ अपोनेंट्स के खिलाफ कि आपने केसेस बनाने हैं, कुछ लोगों को तो सिर्फ 3-3, 4-4, 5-5 महीने जेलों में रखा, केसेस नहीं बनते थे, लेकिन सज़ा वही थी कि आप अगर 4-5-6 माह जेल काट लें और फिर वो केसेस साल कोर्ट्स में चलते रहते हैं। अभी ये जो अमेंडमेंट्स आई हैं, मैं ये समझता हूँ, मेरी नज़र में तो वैसे ही नैब को बंद करना चाहिए था। नैब ने फ़ायदा देने की बजाय जितना डैमेज किया पाकिस्तान को और जितना डैमेज किया बिजनेस कम्युनिटी को, जितना डैमेज किया ब्यूरोक्रेट्स को, वो अननेसेसरी प्रेशराइज किया। बहुत से गलत केसेस बने, कुछ ठीक भी बने होंगे, लेकिन जो ठीक भी बने उसकी भी प्रोसिक्यूशन इतनी वीक थी कि वो कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव ही नहीं हो सकते थे। अभी ये जो पर्टिकुलर केस है, जैसे मरियम बीबी का केस हुआ या नवाज शरीफ साहब का, या इस तरह के बहुत से पॉलिटिशियंस के खिलाफ केसेस हुए, वो मोस्टली पॉलिटिकल मोटिवेटेड थे। इसमें भी कोई शक नहीं है कि अगर उन्होंने कोई करप्शन की या मैल प्रैक्टिस की, लेकिन वो आप कोर्ट ऑफ लॉ में एविडेंस के साथ प्रूफ नहीं कर पाए, तो उस वजह से लोग बच भी जाते हैं। लेकिन मौसम साहब ये बताएं कि ये जो इंसाफ का निजाम है और ये जो अकाउंटेबिलिटी का ड्रम है जी, एहतसाब के निजाम पर आपने सवाल उठाया, लेकिन ये बताएं कि सियासी असरात इस फैसले के आप क्या देखते हैं? क्या नवाज शरीफ साहब वापस आते हुए आपको नजर आ रहे हैं? मरियम नवाज साहबा कोई इलेक्शन कंटेस्ट करती हुई नजर आती है, उनके ऊपर अब कोई कानूनी तौर पर पदगन नहीं है। सियासी असरात इसके क्या नजर आ रहे हैं आपको? देखिए जी, उनके लिए तो बहुत बड़ी विक्ट्री है। नेचुरली वो क्लियर हुई हैं। अभी उनकी अपील पेंडिंग है नवाज शरीफ साहब की, और मैं समझता हूँ अगर उनकी अपील भी लगेगी तो कुछ इसी किस्म का डिसीजन ही उनके हक में भी आएगा। और अगर ये कदगन हट जाती है और वो पॉलिटिक्स में हिस्सा लेती है, नेचुरली एक प्लेइंग फील्ड उनको मिलती है। वो इस वक्त नून लीग की हद तक तो वो, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में आफ्टर नवाज शरीफ वो वाहिद लीडर हैं जो क्राउड पुल कर रही हैं, और उनकी गुफ्तगू, उनकी तकारीर, उनका जैसा स्टाइल है, वो ये लगता है कि आने वाले दिनों में पॉलिटिक्स में ज़रूर हिस्सा लेंगी और किसी मेन कॉन्स्टिट्यूंसी में नवाज शरीफ साहब उनको पुट करेंगे और कोई मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नून लीग उनको देगी। तो ये तो उनके लिए बड़ी विक्ट्री है, और ख़ासकर जो उनके ओपोनेंट्स हैं उनके लिए भी बड़ी तकलीफ दे बात होगी कि अगर शरीफ इलेक्शन कैंपेन्स में हिस्सा लेती हैं या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जिस तरीके से आने वाले इलेक्शन में वो करेंगी, तो नेचुरली मैं समझता हूँ इसके बड़े दूररस नताइज होंगे। और ये किसी को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए, सबको प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। ये दूसरों को अगर आप चोर और दूसरे नामों से पुकारते रहेंगे तो अपनी चोरियां भी निकल रही हैं। एक ऑडियो लीक निकली, उस पर बड़ा खुश हुए पीटीआई वाले, अपनी भी निकल आई। और आने वाले दिनों में खुदा जाने क्या कुछ और निकलेगा। तो ये जो सियासत है इसको सख्ती से डील किया जाए। ऑडियो से पहले ही मुझे बताइएगा, पुलिस एफआईए से डील ना करे जी। ये हफ्ता आपने कैसे देखा? इसहाक डार साहब की वापसी हुई, मरियम नवाज साहिबा की बरियत हुई,
इस तरह से यानी मुसलसल जो नून लीग के लिए कुछ अच्छी खबरें आती रहीं, फिर ये इमरान खान साहब की ऑडियो लीक हो गई। क्या ये आपको लगता है कि सिग्नल्स हैं जो खास तौर पे इलेक्टेबल्स हैं उनके लिए आइंदा वाले इलेक्शंस के अंदर, क्या नून लीग के हालात अच्छे होने जा रहे हैं, और आप इन सिग्नल्स को कैसे इंटरप्रेट करते हैं? देखिए, उन्होंने काफ़ी अर्सा 3.5 साल 4 साल मार खाई और वो जिला वतन भी रहे। नवाज शरीफ साहब की तो मेरे ख्याल में और शहबाज शरीफ साहब की तो कोई 90% फैमिली मफरूर और बाहर है, जिला वतन है, केसेस में इन्वॉल्व हैं। वो ख़ुद काफ़ी अर्सा जेल में रहे, उनका बेटा जो हमज़ा है वो काफ़ी अर्सा जेल में रहा। मैं ये समझता हूँ, यही मेरे कहने का मकसद था कि पॉलिटिक्स को इतना पोल्यूटेड कर दिया गया है और अदब बर्दाश्त का ये हाल है कि एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं है। अब अगर गवर्नमेंट बनी है और 123 सीटें इमरान खान साहब के पास हैं, वो पार्लियामेंट में वापस जाना नहीं चाहते। वो कहते इन चोरों के साथ मैंने नहीं बैठना। भाई चोरों को भी तो वोट पाकिस्तानियों ने ही दिए हैं ना जी, कोई इंडिया से तो आके किसी ने दिए नहीं। तो पार्लियामेंट का एहतराम भी नहीं किया, और क्योंकि जहन इस किस्म का है कि वो पार्लियामेंट और जमहूरियत और किसी लॉ को मानते नहीं है। वरना आज वो अपोजिशन लीडर होते, कल शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर थे। अपोजिशन लीडर मींस वेटिंग प्राइम मिनिस्टर होता है। आप पार्लियामेंट में जाते, आप लोगों ने आपको वोट अपने नुमाइंदगी के लिए दिया कि आप पार्लियामेंट में जाके उनके हकूक और उनकी बात कर सकें। आप पार्लियामेंट में 123 सीटें छोड़ के आ गए और फ्रेश इलेक्शन का मुतालबा शुरू कर दिया। भाई आप इसमें 123 सीटें जो आपके पास है, हो सकता है नेक्स्ट इलेक्शन में आपको 123 सीटें ना मिले, क्योंकि फिर आरटीएस बंद नहीं होगा। तो मकसद ये है कि आप पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स की हद तक रहने दें, उसको ज़ाती दुश्मनी या अना ना बना लें। और खान साहब उसी रवश पे चले हुए। नून लीग ने जितनी मार खाई, उन्होंने रियासत के अदारों के खिलाफ वो गुफ्तगू नहीं की जो इमरान खान साहब रोज़ जलसों में कर रहे हैं। उनको डिफरेंट नामों से बुला रहे हैं, उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे उनके सिपा सलार के खिलाफ जो ट्रेंड चला रहे हैं। तो नेचुरली उन लोगों को रियलाइज़ हुआ कि यार ये जो पुराने लीडर्स थे या उनकी भी पार्टीज 19-20 का फ़र्क है। वो हालांकि नून लीग जो है उसने तरीके इंसाफ से ज़्यादा वोट लिए, वो चाहते तो वो 2 जगह अपनी हुकूमत बना सकते थे। मकसद ये है कि इसको तहम्मुल से और सियासत से डील करें। इतनी नफरत फैला दी है, इतनी पोलराइज सोसाइटी कर दी है कि घरों में लड़ाई शुरू हो गई है। बाप नून लीग का है, बेटा पीटीआई का है, मतलब घरों में लड़ाई हो रही है। तो ये चीज़ें हमारे माशरे के लिए, आने वाली नस्लों के लिए ठीक नहीं है। एग्जैक्टली। आसिम मुमताज साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा। आज इस अदालती समाअत के अंदर हमने ये देखा कि कहा गया कि नैब कंफ्यूज लग रहा है। फिर ये भी सामने आया कि ख़ास तौर पे जेआईटी के हवाले से कि कोई ठोस शवाहिद थे नहीं, ओपिनियन की बुनियाद के ऊपर एक केस बना दिया गया। फिर अगर ओपिनियन की बुनियाद पे था, फिर नैब ने उसको आगे रेफरेंस बना दिया। तो नैब के ऊपर बड़े संगीन सवालात उठे हैं और एहतसाब के निज़ाम के ऊपर भी उठे हैं। वैसे ही हम अमेंडमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो आपको नैब का मुस्तकबिल आज के फैसले की रोशनी में क्या नजर आ रहा है आसिम मुमताज साहब? देखिए, ये बात तो हम सब इससे बखूबी वाकिफ हैं कि नैब जो है कानून व आमरीत के दौर की पैदावार जी। और इसमें बहुत से ऐसे नकाइस भी थे, लीगल भी, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ केसेस में उजागर भी किए। और ये कहा बसा औकात कि ये जो है मिसयूज ऑफ अथॉरिटी नैब की बिहाफ पे होता रहा है। उसी के पेश नज़र अब आप देखिए मौजूदा हुकूमत ने नैब कवानीन में तरामीम भी की। बिलखसूस असासाजात के केस में आप देख लें, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के केस में देख लें, ओनर्स ऑफ प्रूफ के केस में देख लें। जहाँ तक तो देखिए इस केस के इम्पैक्ट का सवाल है, तो ये केस क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ जो रिक्वायर्ड, जो कानून जिसका मुतकाजी है वो नहीं था, इसीलिए जो है हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, मावराए इसके कि किसी ने जुर्म किया है कि नहीं, कानून के मुताबिक उसके साथ बर्ताव होना चाहिए। और जो बिलखसूस अभी जो अमेंडमेंट्स आई हैं, ये मैं समझता हूँ कि रिसेंट जो सिचुएशन है उसके पेश नज़र और जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस टाइम टू टाइम आती रही हैं कि इन प्रोविजंस को रिफाइन किया जाए ताकि नैब बजाते खुद जो है इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल ना करे और जो है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल ना की जाए। और तभी बहुत से प्रोविजंस को क्वालिफाई किया गया, 9A4 को, एसेट्स के केस को क्वालिफाई किया गया सर्टेन कंडीशनलिटीज के साथ, 9A6 इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल को क्वालिफाई कर दिया गया कि जब तक स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं होगी इस बात की कि किसी भी पब्लिक ऑफिस होल्डर ने उस इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के नतीजे में कोई मनफत हासिल की है। तो मैं समझता हूँ कि नैब का मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है अगर कानून के दायरे में रहते हुए नैब अपना इख्तियार इस्तेमाल करे। अगर मावराए कानून करेंगे
तो फिर ऐसी मिसालें न सिर्फ आज की है बल्कि ऐसी मिसालें बहुत सी आगे भी जो है सामने आती रहेंगी। लेकिन आसिम मुमताज साहब, जिस तरह के पॉलिटिकल विच हंटिंग और विक्टिमाइजेशन के इल्जामात 2018 में और खासतौर पे उससे पहले जब ये केसेस बन रहे थे, जब सामने आ रहे थे, और आज जिस तरह ये सब चीजें सामने आ रही हैं, साबित हो रही हैं कि फैसला आ गया ऑनरेबल कोर्ट का कि ये रेफरेंस बनता ही नहीं था, तो आपको नहीं लगता कि अब नैब बहुत ज्यादा ट्रस्ट डेफिसिट हो गया और अब नैब उस शक्ल में या उस नाम के साथ भी नहीं चल सकता जिस तरह के मामलात नैब के साथ हो चुके हैं अब? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करूंगा कि देखें, लेमैन का जो ट्रस्ट है, ये पब्लिक कॉन्फिडेंस है, उसका इस इदारे से यकीनन उठ चुका हो, और वो इसी वजह से उठा है कि अगर हम तरमीम से पहले को भी देख लें तो जितने भी केसेस बनाए गए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कानूनी शिकम जो है उसमें रहता था, जिस वजह से बावजूद इसी के कि किसी ने जुर्म किया या नहीं किया, उसका स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ जो है, जो कानून के तहत या कानून जिसका तकाजा करता है, वो ना होने की वजह से मुलजिम को मफाद पहुंच जाता। अब बिलखसूस अमेंडमेंट्स के बाद और जितना बेनिफिट डिफरेंट कॉन्विक्ट्स को या पेंडिंग केसेस में पास ऑन हो रहा है मुख्तलिफ लोगों को, उसके बाद पब्लिक का जो परसेप्शन है नैब के हवाले से वो ऑल टुगेदर चेंज हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि नैब को चाहिए कि अपने इख्तियारात को बिल्कुल रिफाइंड तरीके से इस्तेमाल करे, और जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हैं, इंक्वायरीज हैं या रेफरेंसेस जो भी केसेस में फाइल किए जाने हैं, उनको यकीनी बनाए कि वो आइन और कानून के दायरे के अंदर रह के किए जाएं, और जो स्टैंडर्ड ऑफ एविडेंस है किसी भी जो रेफरेंस में, वो बिल्कुल कानून के मुताबिक होना चाहिए। ठीक, अच्छा, वरना न सिर्फ आज बल्कि आइंदा भी नैब को हमेशा इसी तनकीद का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, ऑडियो लीक्स के हवाले से इमरान खान साहब के दो बयान आते हैं, अगर हम चला सकते हैं तो एक बयान वो है जिसमें कल उनका जो पहला रिएक्शन था कि वो बहुत खुश हैं कि ऐसा हुआ है, शहबाज शरीफ साहब इसके जिम्मेदार हैं। उन्होंने पहले क्या कहा था, वो जरा उसके बाद फिर दोबारा क्या कहा था, दोनों बातें सुनाते हैं। पहले सुनते हैं कि पहला रिएक्शन क्या था। लेट्स हियर दिस। ये इन्होंने लीक किया शहबाज शरीफ ने, बड़ा अच्छा किया इन्होंने लीक किया। आगे तो वो साइफर ही लीक हो जाए, सबके सामने आ जाएंगे, उसमें जो आप कह रहे हैं कि ताकि सबको पता चले कि कितनी बड़ी बैरूनी साजिश हुई है। खान साहब, उस पे जो आप कह रहे हैं कि इस पे खेलेंगे, वो क्या उस बात को किस तरह डिफाइन करेंगे? इस पे खेलेंगे? इसके ऊपर तो मैंने खेला ही नहीं अभी, अब ये एक्सपोज करेंगे तो खेलेंगे इसके ऊपर। थैंक यू सर। तो इमरान खान साहब एक तरफ ये कह रहे हैं कि अभी हम इस पे खेलेंगे, और फिर वो ये कह रहे हैं कि ये बड़ी अच्छी बात है कि ये ऑडियो लीक हो चुकी है, लेकिन फिर साथ साथ वो एक बयान में ये भी कह रहे हैं कि वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हुकूमत को अदालत ले जाने का सोच रहे हैं क्योंकि ये ऑडियो लीक क्यों हुई, यानी वो खफा नजर आ रहे हैं। लेट्स हियर दिस, उन्होंने क्या कहा। आज आखिर में मैं तो बड़ा खुश हुआ हूं कि शहबाज शरीफ के ऑफिस से पता चला है कि जनाब उसने इमरान खान और आजम खान का कॉन्वर्सेशन उसने टेप आज रिलीज कर दी है। पहले तो आपको पता होना चाहिए ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स के खिलाफ है। मैं सोच रहा हूं कि इसके ऊपर इस चीज में इसको अदालत में लेके जाऊं। एक तरफ वो कहते हैं मैं बहुत खुश हूं, फिर कहते हैं कि मैं अदालत ले जाने का सोच रहा हूं। मोहसिन बेग साहब, ये खुद कंफ्यूज हैं या हुकूमत को कंफ्यूज करने की कोशिश है, कोई टैक्टिक्स है नई, या फिर आपको लगता है वाकई में अदालत जाने का सोच रहे हैं? सफियान साहब, बेसिकली एक शख्स अगर आपके मुंह पे झूठ बोले और ढिठाई के साथ बोले, मैं समझता हूँ उसका तो कोई इलाज नहीं है पूरी दुनिया में। आप देखें कि इस ऑडियो को उन्होंने डिनाइल नहीं दिया, लेकिन ढिठाई देखिए, आप क्या गुफ्तगू कर रहे थे। आप उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, आपने अपने ज़ाती मफाद के लिए, अपनी सिर्फ ज़ात के लिए आपने हमारी डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को पीछे छोड़ा। आपने पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे उनको डैमेज किया। आपने सिर्फ ज़ाती मफाद की खातर वो, और आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने जो आपको मशवरे दिए, वो क्रिमिनल एक्ट है। आप उसके ऊपर माजरत खा होने के बजाय आप ढिठाई से और हंस के और ऐसे मजाक उड़ा के आप लोगों को बता रहे हैं कि ये कुछ भी नहीं है। इससे पहले जो ऑडियो लीक हुई इनकी और इनकी बेगम के बारे में, जो डायमंड और हीरे जवाहरात लेते हुए, उस पर भी ये शख्स कोई जवाब नहीं दे पाया। फिर इनके दौर के वज़ीरे ख़जाना शौकत तरीन साहब की IMF के बारे में जो ऑडियो लीक हुई, वो तो मैं कहता हूँ ना काबिल माफ़ी जुर्म है कि आप इस मुल्क को, पहले तो आपने इसकी मीशत डुबो दी, फिर आपकी ये कोशिश रही कि ये किसी ना किसी तरीके से मैं इसको श्रीलंका बना दूं और वैसे हालात पैदा कर दूं।
आपने जब गवर्नमेंट से निकले एक दिन भी आपने इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आने दी। रोज़ एक नया स्कैंडल, एक नया बयानिया बना के आपने लोगों को वर्गलाना शुरू किया। आखिर उसकी वजह क्या है? कि आप चाहते हैं कि ये मुल्क श्रीलंका बने, आप चाहते हैं इस मुल्क की फौज डिसमेंटल हो जाए, और अगर आपको हुकूमत नहीं मिलती तो ये खुदा न खास्ता मुल्क ही ना रहे, क्योंकि आपने कहा फिर इस पे बेशक एटम बम गिर जाए। भाई एटम बम गिरेगा तो आप पे गिरेगा ना। आपने जो क्राइम किए हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके आपके सामने आएंगे। आपने जितने झूठ और जितने झूठे बयानिए दिए हैं वो सब खुल के सामने आएंगे लोगों के पास। आपने कहा जी अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश मौसम साहब एक ब्रेक हमें लेनी है, मैं इस ब्रेक के बाद मौसम साहब इस ब्रेक के बाद आपका जवाब मुकम्मल लेते हैं। कादिर साहब को भी खुशामदीद कह दें इस अहम तरीन सवाल का, और फिर तहकीकात क्या इस पे JIT बननी चाहिए, मरियम नवाज साहिबा का बयान भी आया, ये भी हम सवाल उठाएंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में कुछ अहम सवालात उठा रहे हैं। एवेंफील्ड रेफरेंस का फैसला आने के बाद एहतसाब के निज़ाम, नैब की कारकर्दगी, नैब की खास तौर पर प्रोसिक्यूशन पर उठने वाले संगीन सवालात, और इसके बाद इमरान खान साहब की एलिजेड ऑडियो टेप जिसको अब वो ओन भी कर चुके हैं। मरियम नवाज साहिबा ने एक अहम मुतालबा किया है आज नाज़रीन। उन्होंने कहा है कि एक हाई पावर्ड बनानी चाहिए। उनका एक बयान का एक हिस्सा आपको जरा सुनवाते हैं, फिर इस मुतालबे के ऊपर सवाल पूछते हैं कि क्या कानूनी तौर पर और क्या सियासी तौर पर यह होना चाहिए नहीं होना चाहिए। लेट्स हियर दिस फर्स्ट कि मरियम नवाज साहिबा ने क्या कहा। जालसाजी की तहकीकात नहीं होती, जालसाजी में तयन करके उसका वो अपने मुंह से मान रहा है कि मैंने इस पे खेलना है, मैंने नाम नहीं लेना, मिनट्स को हमने टेम्पर करना है। इसके बाद अब एक मिनट, इसके बाद अब इन्वेस्टिगेशन कौन सी रह जाती है, इसके बाद सजा देनी बाकी है, वो उसका मैं इंतजार कर रहा हूं। सजा देनी चाहिए। मौसम बेग साहब आप क्योंकि गुफ्तगू कर भी रहे थे उस वक्त, तो ये बताइएगा क्या सजा होनी चाहिए, कोई JIT बननी चाहिए इस मामले को, या छोड़ देना चाहिए हुकूमत को यहाँ पे क्योंकि ये सेंसिटिव है, छोड़ दें या फिर इसको सजा और मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं? देखिए सर, पहली बात तो ये है कि ये जो रिकॉर्डिंग है किसी भी प्राइम मिनिस्टर की, कोई भी हो, इमरान खान हो, शहबाज शरीफ हो या कोई और हो, मैं समझता हूँ कि ये जो भी लोग कर रहे हैं, एजेंसीज हैं या उनके ये सलाहियत तो इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास ही है, प्राइवेट आदमी तो ये काम कर नहीं सकता। मैं समझता हूँ कि ये नहीं होनी चाहिए। आप प्राइवेट कन्वर्सेशन या ऑफिस में जो उनकी कन्वर्सेशन है उसको रिकॉर्ड करें और फिर आप उसको लीक भी करें। ये दो चीज़ें जो हैं ये बहुत ही खौफनाक हैं हमारे मुल्क के लिए भी और हमारी सोसाइटी के लिए भी। अब जहाँ तक मरियम नवाज साहिबा का डिमांड है कि जी इसको प्रोसिक्यूट किया जाए, मुझे नहीं लीगली पता कि ये प्रोसिक्यूट किस हद तक आप कर सकते हैं, ये किस लॉ के किस ज़ुमरे में आता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि खान साहब ने जो गुफ्तगू ऑडियो में है कि जी इसके ऊपर हम खेलेंगे, और नेचुरली वो आप जिस मुल्क के बारे में आप खेलना चाह रहे थे वो मुल्क ऐसा है कि उनका इन्फ्लुएंस भी दुनिया में बहुत है, और हमारे साथ क्योंकि पाकिस्तान के साथ एक उनके रिलेशनशिप हेट एंड लव के चले आ रहे हैं पिछले कई दहाइयों से, और ऐसा भी नहीं है कि उनका पाकिस्तान में इन्फ्लुएंस ना हो बिकॉज ऑफ अफ़गानिस्तान और हमारी आर्मी के साथ जो हमारे मुआहदे हैं। अब आप देखें कि इन्होंने उस पर खेला, कौम को गलत बताया, फिर इनकी बेगम साहिबा ने उनको कहा कि सबको गद्दार बना दो, फिर इन्होंने कहा कि इस हुकूमत का नाम इम्पोर्टेड हुकूमत रख दो। मतलब कोई सिर नहीं पैर नहीं, आपने पाँव जोड़ कर झूठ बोले और इस साइफर को लेके आपने उधम मचा दिया। इवन अमेरिकन को डिनाई करना पड़ा कि बाबा ऐसी कोई बात नहीं है, ये साइफर तो हज़ारों की तादाद में आए होंगे इस किस्म के, और जिसका हम रिबटल भी देते हैं, जवाब भी देते हैं। हमारे यहाँ से भी कई साइफर गए हैं जो अफ़गानिस्तान जिसके ऊपर बोलता रहा, इंडिया बोलता रहा, तो ये रूटीन की चीज़ है। लेकिन खान साहब ने कॉन्स्पिरेसी तो की, इसमें कोई शक नहीं है, और उसके ऊपर लॉ क्या लगता है ये वो मुझे मंदोखेल साहब से पूछते हैं क्योंकि मंदोखेल साहब खुद लॉयर भी हैं, पीपल्स पार्टी के। इस मुल्क के खिलाफ आपके सामने है। बिल्कुल है। मंदोखेल साहब, क्या आपका मुतालबा होगा कि इसको प्रोसिक्यूट इमरान खान साहब को किया जाए जिस तरह मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं, इस ऑडियो की बुनियाद के ऊपर कानूनी तौर पर यह मुमकिन है, और सियासी तौर पर क्या मुतालबा होगा आपका इस केस को लेकर, इस मामले को लेकर?
देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आप पिछले 4 साल के मेरे मुख्तलिफ टॉक शो देख ले या असेंबली के फ्लोर पे नेप अमेंडमेंट के वक्त जो मैंने स्पीच की थी, मैंने उस वक्त ये कहा कि ये करप्ट खुद नेप है। यहाँ जो लोग भर्ती किए गए उसकी चेयरमैन से लेके जो एक वीडियो के जरिए वो ब्लैकमेल होती है और वो जिस तरह एक दूसरे के ऊपर घूमता रहा, वो मैंने असेंबली के फ्लोर में इसका शजरा खोल दिए। और ये वो शख्स है, मैं एज ए वकील बात करूँ, ये वो शख्स है जब हमने अदलिया के लिए, आजादी के लिए जब हमने मुहिम चलाई है, तो ये शख्स भगोड़ा बन के हमसे अलग हो गया। फिर जब तहरीक हमने कामयाब की तो ये वापस आके और सीनियर जज की हैसियत से उसने दोबारा दे दिया। तो इसका तो शजरा ही है और ये जाली डोमिसाइल पे कोयटा से भर्ती हुए है, जहां वहां बलूचिस्तान में पुख्तनों और बलूचों के हुकूक पे डाका मारा है। दूसरी बात ये, वो तो एक सवाल के जवाब में जब असेंबली के फ्लोर पे एक बात आ गई है नेब के अफसरान के हवाले से, तो उसमें मेजॉरिटी इंजीनियर्स थे। और उस वक्त मैंने ये सवाल उठाया कि आप एक तहकीकाती अदारे के जो अफसरान है वो इंजीनियर्स है। इंजीनियर हमारे लिए मोहतरम है, इंजीनियर हर डिपार्टमेंट में है, मगर तहकीक इंजीनियर कैसे कर सकता है? ये तो कोई वकील कर सकता है, या कोई रिटायर्ड जज कर सकता है, या कोई पुलिस अफसर कर सकता है। तो आप ये देख लें कि एक इंजीनियर से भर्ती किया हुआ एक अदारा, तो उसकी क्या तफ्तीश होगी वो आपके सामने आ गई। फिर उसके अगला सवाल मैं आपके सवाल से पहले आ रहा हूँ। असेंबली के फ्लोर पे जब हम तरामीम करने जा रहे थे, उस तरामीम में आपके सवाल का जवाब भी मौजूद है। उस तरामीम में हमने ये कहा कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, जो कि पूरे पाकिस्तान में 75 साल का से जो हमारे अंग्रेज का और हमने जो अमेंडमेंट किया उस कानून में ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ना वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर है, यानी हुकूमत के ऊपर, अदारे के ऊपर है। यहाँ उल्टा सिस्टम है, नहीं जी, मैंने किसी को चोर कहा, वो खुद ही बेचारा साबित करता रहे वो चोर है कि नहीं है। उल्टा निजाम है जो फजूल का निजाम है। उसके बाद फिर कानून में जो हमारे पास अंग्रेज का कानून है, वहां एक सेक्शन है 250 सीआरपीसी। 250 सीआरपीसी का मतलब ये है कि कोई पुलिस वाले ने आपके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर लिए, तो आप अगर बाइज्जत बरी हो गए तो उल्टा उस पुलिस अफसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा सेक्शन 240 सीआरपीसी के तहत, जिसकी सजा 6 महीने है। और हमने इसी अमेंडमेंट जो हमने कराई अभी 2-4 महीने पहले, हमने ये चीज डाली है कि कोई भी नायब ऑफिसर अगर किसी के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करेगा तो और वो साबित हो जाए कि वो झूठा है, तो 5 साल की सजा तक हो सकती है वो उल्टा उस ऑफिसर के खिलाफ। वो मरियम नवाज का तो मसला यहाँ से हल हो जाएगा, या तो बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि मैं तो ये कहता हूँ सबसे बड़ा हमने तो भुगत लिया है। मेरे सदर आसिफ अली जरदारी साहब जहां बैंक कराची में, जहां मुलाजमीन कराची में और मुकदमा पिंडी में, ये दुनिया की किसी कानून में नहीं है। फिर उसके अलावा मेरे चेयरमैन जहां 1 साल का था, उस वक्त भी उसकी दूध के और कपड़ों के बिल जो है ना उसके ऊपर केस बना। उसके बाद हमारी बहन आदि फरियाल को रात 12 बजे अस्पताल से घसीट के जेल में डाला। खुर्शीद शाह साहब ने बेटे समेत 2 साल जेल में डाला। ऑडियो वाले सवाल जो मेरा था, टॉर्चर हुआ, इसका पता है। ऑडियो वाले सवाल पर आपकी राय क्या है? क्या उस पर मरियम नवाज साहब कह रही प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए, इमरान खान साहब को प्रोसिक्यूट करना चाहिए, आपका मुतालबा क्या है और क्या कानूनी तौर पर यह मुमकिन है? जी बिल्कुल, कानूनी तौर पे मुमकिन एक लिहाज से। तो मैंने आपको बताया कि जो रिसेंटली जब अमेंडमेंट हुई है कि कोई आपके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करेगा तो उल्टा उसके खिलाफ जो है ना आप बरी होने के बाद आप मुकदमा दर्ज कर सकते हो, जिसकी सजा 5 साल तक हो सकती है। अंग्रेज के कानून तो 6 महीने, आपको मैंने 250 बताया था, यहाँ 5 साल तक कर दिया है। दूसरी बात यह मैं कहता हूँ कि अमेंडमेंट से जहां इतने ये शोर कर रहे थे, सबसे बड़ा फायदा तो पीटीआई को हो रहा है, क्योंकि हमने जो भुगतना था, मैं जो आपका हवाले दे रहा था अपने कायदीन के, तो हम तो भुगत चुका है, तो अब इसको फायदा होगा। और फिर एक चीज ये भी चीज सारी मौजूद है। और फिर हमारे यहाँ जो इंक्वायरी कमीशन, इंक्वायरी एक्ट में मौजूद है, उसके जरिए इंक्वायरी भी होना चाहिए। मगर बदकिस्मती से मैं एक और बात आपको बता दूं, बेग साहब हमारे मोहतरम बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा करप्ट जो है वो ब्यूरोक्रेट्स है। अब आपको मैं बताऊं कि जो हम ठेकों में या डिपार्टमेंट में 50% कमीशन लेते हैं, वहां कई MNA MPA 5% लेते हैं, कई नहीं लेते। 45% डिपार्टमेंट लेता है। आज तक किसी ने बात नहीं की। सियासतदानों की पगड़ी उछालने के लिए तो बड़ा आसान से आपने इस तरह नेब जैसे जायलाना कवानीन भी बना लिए है, मगर आपने उन अफसरान को जो ब्यूरोक्रेट्स है, जो डिपार्टमेंट में बैठे हुए किसी ठेका। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। आज हमने कानूनी लिहाज से समझा कि एवेंटफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज साहबा की बरियत
आखिरकार इसके पीछे जो समाअत हुई वो क्या हुई, और साथ साथ नैब आखिरकार अपना केस अदालत में साबित क्यों नहीं कर सका, और आखिरकार नैब की अपनी कारकर्दगी और एहतसाब के निज़ाम पर यह कितना बड़ा सवालिया निशान है। साथ साथ हमने बात की इमरान खान साहब की ऑडियो लीक के ऊपर भी कि इस पे कानूनी कार्रवाई क्या हो सकती है या नहीं। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन आवर फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखें।